हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2025 ये आपकी नौकरी के लिए, वैकेंसी के लिए गोल्डन पीरियड है। ठीक है, आप सभी लोग ये जानते होंगे कि 1200 पदों पर लैब असिस्टेंट और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी यूपी में भी आने वाली है। ऐसा ही न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि यूपी में जो है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट होता है, पेट के बाद भी लैब टेक्नीशियन की उसमें भी वैकेंसी आती है। तो उसकी भी नोटिफिकेशन उसका भी आने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, चाहे वो सिलेबस हो, क्वालिफिकेशन हो, एज हो। तो ठीक है, मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल मनीष भाई पटेल पर। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिएगा, जो लैब टेक्नीशियन व लैब असिस्टेंट के कह रहे हैं कि 1200 पदों पर भर्ती जल्द होगी। लखनऊ प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं दवा गुणवत्ता को मजबूत बनाने के लिए सभी 18 मंडलों में फूड एवं ड्रग लैब स्थापित की जा रही हैं, जिसमें से 12 मंडल मुख्यालयों पर नई लैब बनाई जा रही हैं। कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, अलीगढ़, गोरखपुर में नए भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जहां जुलाई तक टेस्टिंग का कार्य शुरू हो जाएगा। नई लैब के लिए लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट के लगभग 1200 नए पदों का सृजन किया जाएगा। इन पदों पर क्रमिक विभाग जल्द ही भर्ती करेगा। प्रयोगशालाओं में उच्च तकनीकी क्षमता की जांच मशीनें लगाई जा रही हैं। इसमें फूड एवं ड्रग सैंपल की जांच की गुणवत्ता सुधरेगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की विशेष सचिव रेखा सिंह चौहान ने बताया है कि जिन मंडलों में पहले से ही लैब है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। 12 मंडलों में नई लैब बनाई जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर नमूनों की उच्च गुणवत्ता युक्त जांच संभव हो सकेगी। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है यूपी ट्रिपल एससी, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी ये आयोग है, ठीक, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। इसके द्वारा जो है पेट कराया जाता है, ठीक, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाता है। इसी के थ्रू बाद में क्या होती है, आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है। ठीक है, इसी वीडियो में सारी चीजों की चर्चा कर लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, सब वीडियो में, एक वीडियो में हम पेट का बताएं, एक वीडियो में उसका बताएं, तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। ठीक है, वीडियो की संख्या बढ़ेगी और कुछ नहीं है। सारी चीजों में आपका जो सिलेबस हो गया, आपका एग्जाम पैटर्न हो गया, सब कुछ सेम रहता है, कुछ चीजें बदलती नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी है, ठीक, उसका कह रहे हैं कि 2025 के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। आयोग ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए आवेदन प्रक्रिया की ओर सरल करने का आश्वासन दिया है। आप यहां पर जान सकते हैं कि ये समूह गा की जो है विभिन्न सरकारी पदों पर वैकेंसी जो आती है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो, चाहे आपकी एएनएम, जीएनएम, इन सबकी परीक्षाएं जो है पेट के थ्रू ही होने लगी हैं। यानी जब आप पेट देंगे, क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर यह भी आ चुका है, आप देख सकते हैं, मई या जून में विज्ञापन जारी हो सकता है, यहां पर बता रहे हैं। ठीक है भाई, ये भी हो गई बात। और ये आपने जान लिया कि 1200 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं पीईटी जो अभ्यर्थी को फॉर्म भरने के लिए अभी तक 3 साल का पत्र। अब पहले बात आपको बता दें, जो पीईटी होता था उसकी एलिजिबिलिटी जो है 1 ईयर होती थी। ठीक है, 1 साल की होती थी। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि जो पीईटी है इसकी वैलिडिटी को बढ़ाकर 3 साल कर देंगे। ठीक, 3 साल कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आप भाई मेरे, आपके पास एक बड़ा मौका है कि आप पहली बार में ही इतने नंबर ले आए, आप पहली बार में ही इतने नंबर ले आए कि आपको बार बार पेट ना देना पड़े। कोई भी वैकेंसी आए, अच्छी वैकेंसी आए, आप उसके लिए फटाफट अप्लाई कर सके, आपको पीईटी ना बार बार देना पड़े। तो ये भी एक अच्छी आपके लिए न्यूज है कि 3 साल के लिए वैलिडिटी हो गई है, हो जाएगी। ठीक, ऐसा नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है और न्यूज में भी ये चीज आ रही है। ठीक, जहां तक ये चीज हो भी जाएगी, आप जानते हैं कि पीईटी में पहली बार में 50 लाख फॉर्म पड़ा था, 60 लाख, तो बड़ा दिक्कत हुई थी एग्जाम को कंडक्ट कराने में। तो उस हिसाब से अगर 3 साल के लिए ये वैलिड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। आपके लिए भी ये अच्छा है कि आप एक बार एग्जाम दे चुके, तो 3 साल के लिए ये एग्जाम के लिए फुर्सत है। आप अपने जो है, आपका टेक्निकल हो गया सिलेबस, ये सारी चीजों पर जो है आप फोकस कर पाएंगे। तो ये थी बात। आगे चलिएगा, इसके लिए बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन की क्या लेते हैं यहां पर क्वालिफिकेशन। तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी, ठीक, आपके पास क्या होनी चाहिए, डिग्री हो, या तो यानी जिसको एमएलटी बोलते हैं, ठीक है, या फिर आपने 10+2 कर रखा हो साइंस से विद द डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। यानी अगर आपने एमएलटी कर रखा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने डीएमएलटी कर रखा हो, ठीक, जो 12th के बाद होता है डिप्लोमा, अगर आपने ये कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। ठीक है, आपका यूपी एफएमएस से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर आपने क्या है डीएमएलटी बीएमएलटी किया होगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। एज की बात करते हैं तो 18 से 40 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई क्वालिफिकेशन, तब आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलिएगा, सिलेबस की एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ये आपका एग्जाम पैटर्न है, कैसा पेपर आता है। ठीक है, और ये मेरे भाई आप देखेंगे कि लगभग सभी एग्जाम्स में सेम ही एग्जाम पैटर्न होता है। लगभग सभी एग्जाम्स में आप देखेंगे सेक्शन 1 यहां पर दिया गया है प्रोफेशनल नॉलेज। इसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज बोल रहे हैं या फिर टेक्निकल नॉलेज बोल दें। ठीक, आपका
टेक्निकल नॉलेज बोल दें या फिर प्रोफेशनल नॉलेज बोल दें, एक ही बात है। मतलब इसमें जो है आपका एलटी का सिलेबस पूछा जाएगा, एलटी के क्वेश्चन आएंगे। यहां पर 80 क्वेश्चन आपके आएंगे, 80 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है आपसे नॉन टेक्निकल पोर्शन भी पूछा जाता है, जिसमें आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और कंप्यूटर नॉलेज हो गया। इसके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का जो है आपका होगा ये चीज। आप यहां पर देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, ठीक है। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। अदर एग्जाम की अगर आप बात करेंगे तो सिर्फ इतना हो जाता है, यहां पर 75 आपके क्वेश्चन टेक्निकल के और 25 क्वेश्चन जो है आपके नॉन टेक्निकल के होते हैं। तो देखेंगे भाई मेरे सब कुछ सेम ही है, चीजें कुछ अलग नहीं है, बस 5 नंबर का इधर उधर है, ठीक है, और सब कुछ सेम रहता है। अभी हम सिलेबस की भी बात करते हैं कि सिलेबस कैसा रहता है। ये तो हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले एलटी के सिलेबस की बात करते हैं, जहां पर आप देखेंगे पहला सेक्शन क्या है, हिमेटोलॉजी, ठीक है। दूसरा सेक्शन की बात करोगे ब्लड बैंक से सारा कुछ आएगा, इम्यून हिमेटोलॉजी से आएगा, क्लिनिकल पैथोलॉजी से आएगा और बायोकेमिस्ट्री से आएगा। ये तो आपका हो गया एलटी वाला, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री 20 नंबर की, 15 नंबर की आपकी जो है क्लिनिकल पैथोलॉजी, 15 नंबर की जो है इम्यून हिमेटोलॉजी और 15 नंबर की ब्लड बैंकिंग और 15 नंबर की हिमेटोलॉजी। यहां पर आप इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहां पर देख सकते हैं आपके टोटल जो है 80 नंबर होते हैं, किसके 80 नंबर आपके टेक्निकल के हो गए, ठीक, 80 नंबर हो गए। 20 नंबर आपके वही आप देख सकते हैं कि वही सारी चीजें मैथ रीजनिंग जीएस ये सब होती हैं 20 नंबर। अभी इसका डिटेल में समझते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पर देखा कि जो आपका लैब टेक्नीशियन एलटी का है तो इसमें हिमेटोलॉजी आएगी, इसमें ब्लड बैंकिंग आएगी, इम्यून हिमेटोलॉजी आएगी, क्लिनिकल पैथोलॉजी आएगी, बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी और इतने इतने नंबर का रहेगा, ये हमने समझ लिया। अब हम लोग नॉन टेक्निकल को समझते हैं जो 20 नंबर का आता है, और ये 20 नंबर की वजह से बहुत सारे बच्चों का जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। रीजन ये रहता है कि कुछ बच्चे, कुछ का मोस्टली जो बच्चे बायोलॉजी से होते हैं और कुछ बच्चे मैथ से होते हैं। मैथ्स वालों को तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बायोलॉजी से होता है उसको मैथ्स में दिक्कत आती है, उसको रीजनिंग में दिक्कत आती है, ठीक है। मेरे भाई आपको मैं एक बात बताता हूं, आप कोई भी एग्जाम लैब टेक्नीशियन का जाएंगे देने, ठीक, अगर आप अभी डिप्लोमा कर रहे होंगे या आगे जो है देने वाले होंगे, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे आपका एमसीआरई हो गया, सबसे पहले उसी की बात करते हैं। एमसीआरई हो गया, अभी नॉन टेक्निकल को लेके बात करते हैं, ठीक। एमसीआरई हो गया, अभी यूपी का ही यूपी एनएचएम के थ्रू जो वैकेंसी आ गई इसकी बात कर लेते हैं, ठीक, या फिर आपका यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो पेट होता है उसके बाद भी जो है वैकेंसी आती है, ठीक। बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कौन सी वैकेंसी, आरआरबी में भी वैकेंसी आती है लैब सुपरिंटेंडेंट के नाम से और लैब असिस्टेंट के नाम से, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आपका एमपी ग्रुप 5 हो गया, ठीक, ठीक है। अब बिहार में भी अभी वैकेंसी आई थी बीटीएससी, ठीक, बीटीएससी के थ्रू, ठीक, लैब टेक्नीशियन की। अभी इनमें से इन एग्जाम्स की बात करोगे तो मेरे भाई यहां पर देखोगे इन सभी में टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों पूछा जाता है, ठीक, टेक्निकल प्लस प्लस जो है आपका नॉन टेक्निकल, ठीक। यहां पर आप देखोगे एनएचएम में कितना है, 20 नंबर का टेक्निकल पूछा जा रहा है, ठीक, 20 नंबर का नॉन टेक्निकल, ठीक है। नॉन टेक्निकल कितने का है, 20 नंबर का है। और बची हुई जितनी वैकेंसी है उसमें आप देखोगे तो कितने का होता है, 25 नंबर या 30 नंबर का आ जाता है, ठीक, 25-30 नंबर का कितना आता है, नॉन टेक्निकल आपका आता है, ठीक है, बची वैकेंसियों में। तो लगभग आप मान के चलिए आपके जो 30 नंबर है नॉन टेक्निकल के, नॉन टेक्निकल में सब्जेक्ट आप जानते हैं कौन कौन से आते हैं, मैथ रीजनिंग और जीएस आता है, ठीक, मैथ रीजनिंग और जीएस। ये अब पता है क्या है दिक्कत, आप 70 में 70 क्वेश्चन आप अपने टेक्निकल के सही कर लें, ठीक, 70 में 70 अगर आप सही कर लें कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ रीजनिंग जीएस पढ़े या ना पढ़े। लेकिन मेरे भाई आप ये जानते हैं कि 70 में 70 आप कर नहीं पाएंगे और ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते हैं कि 70 में 70 बच्चा कर पाए। उसका रीजन यही होता है कि 60 क्वेश्चन तो रहते हैं कि हर बच्चा कर सकता है, 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस रखे जाते हैं, तो फिर एग्जाम्स का मतलब ही क्या हुआ। तो इन क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक की जाती है कि ये क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग जीएस भी आप कर पा रहे हैं, आपकी लर्निंग की एबिलिटी कैसी है, आपकी सोचने की क्षमता कैसी है, इस वजह से ये पूछा जा रहा है। इसका कोई काम नहीं है, मैथ रीजनिंग जीएस का आप देखेंगे कोई काम नहीं है आपके लैब में, लेकिन ये पूछी जाती है आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए, आप कैसे सोचते हैं, क्या आपकी थिंकिंग पावर है, रीजनिंग में ये सब आपका पूछा जाता है। अब मेरे भाई देखो यहां पर अगर 30 नंबर पूछे जाते हैं तो इसका मतलब है कि मैथ 10 नंबर की है, रीजनिंग 10 नंबर की है और जीएस 10 नंबर की है, ठीक, 10-10 नंबर का है। अगर आप इसको एक बार तैयार कर लेते हैं, मैथ रीजनिंग जीएस को एक बार तैयार करते हैं, ठीक है, मैथ रीजनिंग जीएस को एक बार तैयार करते हैं, एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, क्लासेस कर ली, क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, तो आप कोई भी एग्जाम देंगे आपका हो जाएगा। जैसे आप पीईटी दें उसमें भी काम आएगा, एमसीआरई दे, एनएचएम दे, बीएसएफ एएसआई लैब टेक्नीशियन दे, आरआरबी लैब सुपरिंटेंडेंट दे, चाहे जो है
असिस्टेंट वाला दें। सभी में आपकी मैथ रीजनिंग जीएस सेम लेवल की पूछी जाती है, सेम पैटर्न आता है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। भैया एसएससी नहीं है या फिर कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ रीजनिंग आपकी बहुत हैवी लेवल की पूछी जाती है। फिक्स टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। फिक्स टाइप का मतलब आप समझते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन आता है मैथ्स में, आप देखेंगे कि घंटियां हैं जो 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड के अंतराल पे बचती हैं। अब आपको बताना है कितने समय में तीनों एक साथ बचेंगी। अब जब ये दोबारा क्वेश्चन आता है तो क्या है, बस केवल और केवल वैल्यू चेंज रहती है और सेम क्वेश्चन रहता है। इस तरीके से क्वेश्चन अभी आप देखेंगे जो आरआरबी जो है, आरआरबी का जो है लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिंटेंडेंट का पेपर हुआ है, उसमें जो है इसी तरीके से क्वेश्चन अभी आपको मैं कल जो है 9 बजे इसकी क्लास आएगी, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, फिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उससे पहले मैथ्स की हम लोगों ने 2 क्लासेस कराई, आप उसमें से देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन आपके निकल गए होंगे। ठीक है, वो भी हम लोग कराने वाले हैं। तो यहां पर हमने आपको ये बात बताई कि मैथ रीजनिंग जीएस है आपका इतना हैवी नहीं आता है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एक बार कॉपी बनानी है, एक बार आपको पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस धीरे धीरे करती रहनी है, आपका काम हो जाएगा। परेशान नहीं होना है इसके लिए। और मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, टेक्निकल के साथ साथ आपका नॉन टेक्निकल, हम तो कहते हैं टेक्निकल इंपॉर्टेंट है, नॉन टेक्निकल मेरे भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है, अगर आप टेक्निकल करते रहेंगे आपका क्वेश्चन हो गया, आपका हो गया मान लीजिए टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जब आ जाएगा तब क्या करेंगे। आपने 60 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन कर दिए, सब बच्चे ने टेक्निकल के कर दिए 60-55 क्वेश्चन, आप फिर सिलेक्शन में कैसे आएंगे। आप सिलेक्शन में ऐसे ही आ सकते हैं, जो कोई नहीं कर पा रहा है वो आप करें, जिसमें कम लोग कर पा रहे हैं उसमें आप अच्छा करें। टेक्निकल तो आपको हर जगह क्लासेस मिल रही हैं, आप हर जगह पढ़ भी रहे हैं, आप उसको डेली प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल का क्या। तो मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, नॉन टेक्निकल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली क्लास अभी आपको हम इसका शेड्यूल भी बता देते हैं, अभी आपको सिलेबस भी बता देंगे कि कैसे चीजें तैयार करनी है। आपके नॉन टेक्निकल की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा देंगे। आगे चलिए, अभी मैंने क्या बताया, मैंने आपको ये बात बताई कि ये आपका सिलेबस किसका हो गया, ये आपका सिलेबस हो गया टेक्निकल वाला। और अब नॉन टेक्निकल पर डिस्कस करते हैं। हमने ये बता दिया किन किन एग्जाम में नॉन टेक्निकल आता है, यानी आप देखेंगे सभी एग्जाम्स में नॉन टेक्निकल पूछा जा रहा है। सिलेबस की बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल में आपका सिलेबस कैसा है ये देख लीजिएगा। देखो मेरे भाई, ये जनरल एप्टीट्यूड लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैथ्स। ठीक ठीक, जनरल एप्टीट्यूड। आपसे डीआई पूछा जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स रहते हैं, आपको वैल्यू ग्राफ ये सब बतानी रहती है। ठीक है, उसके बाद 2D 3D प्लॉट्स होते हैं, मैप होता है, टेबल होता है, न्यूमेरिक जो भी एस्टिमेशन है यानी सिंप्लीफिकेशन हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गई, पावर हो गई, एक्सपोनेंट्स हो गया, ठीक, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गई, सीरीज हो गई, मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री हो गई, और एलिमेंट्री स्टैटिक और प्रोबेबिलिटी प्रायिकता हो गई। बस इतनी ही टॉपिक्स हैं इसमें, जो है इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, उसके बाद क्वेश्चन करने हैं। आप एक बार रजिस्टर बना लीजिए मैथ्स का, उसमें इतने टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे सर विशाल सर। जब ये आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्वेश्चन करते रहते हैं, फिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और ये आपका मुश्किल से मुश्किल जो है 1 महीने का काम है। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर डेली करेंगे, तब भी यह है कि आपका एक चैप्टर 2 दिन में हो पाएगा, तो ये 1 महीने का काम है, आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से हो जाएंगी। अब जीएस की बात कर लेते हैं। जीएस में भी देखेंगे साइंस आपकी आती है, बुक्स आती हैं इंपॉर्टेंट, जैसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स न्यूज हो गई, क्या चल रहा है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जियोग्राफी में क्या चल रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे आता है, इकोनॉमिक साइंस आती है, बुक्स एंड ऑथर जो बुक्स हैं, और वह भी फिक्स टाइप की रहती हैं कि ये इसको बुक्स के ऑथर्स कौन से हैं। ठीक है, अवार्ड और ऑनर हो गया, कल्चर हो गया, हिस्ट्री हो गई, स्पोर्ट्स एंड गेम, करंट अफेयर हो गया, एब्रीवेशंस हो गए, करंट इवेंट्स हो गए, और जनरल पॉलिटिक्स हो गई। आप इस चीज को देखेंगे, ये आपको लग रहा है ये बहुत ब्रॉड सिलेबस है, इसको आप देखेंगे कि तो बहुत ब्रॉड, जीएस बहुत बड़ा होता है, इसका कोई सीमा नहीं है जीएस की, लेकिन ये 10 नंबर की आती है। हम कहेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिक लाइफ आप जैसे करते हैं 10 से 15 क्वेश्चन आप डेली कर ले जीएस के, आपको उस पर लोड ही नहीं लेना है। 10 से 15 क्वेश्चन, आज साइंस पढ़ लिया, कल बुक्स का जो है 10-12 क्वेश्चन देख लिया, ऐसे डेली आप करते रहेंगे 10 से 15 क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी जीएस भी कंप्लीट हो गई। और 10 में से मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आप कर देंगे। मैं कहता हूं कि 3 क्वेश्चन आपने कर दिए, अगर 3 क्वेश्चन आपने जीएस से कर दिए, 5 क्वेश्चन आपने मैथ से कर दिए, 5 3 8 हो गए, 2 आपके जो है रीजनिंग से आ गए वो कर दिए, 10 क्वेश्चन हो गए आपके, 20 में से 10 क्वेश्चन आपके हो गए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको छोटी एक बार बस मेन चीज वही है कि आपको एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में एनालॉजी हो गया, सीरीज हो गई, ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट वाले आते हैं, सिचुएशन आती है, डायरेक्शन वाले आते हैं। आप देखेंगे इससे जो है डायरेक्शन सेंटेंस से ये अभी क्वेश्चन पूछा गया, ये फिक्स है, मतलब ये हर एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। आरआरबी लैब टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ उसमें बीएसएफ का जो है पेपर करवाया गया, सेम वैसे ही क्वेश्चन दिखेगा, ये अभी जब एनालिसिस करवाएंगे आपको बताएंगे।
ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, डाटा हो गया, पजल टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन, यही सब मामा फूफा चाची कौन लगता है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हो गए, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गई, ऑपरेशन हो गए, वेन डायग्राम से आता है, वर्ड का सीक्वेंस आता है कि भाई जैसे कैट था, इसका ये नंबर है, इसका पेट हो गया, तो मिसिंग कैरेक्टर हो गए, मिसिंग कैरेक्टर में जैसे सीरीज दी रखी है 2 4 6 8, इसके बाद में मिस कर देते हैं और इधर लिख देते हैं 12, तो आपको क्वेश्चन मार्क बताना, ये वाले हो गए, एलिजिबिलिटी टेस्ट, डार्ट सिचुएशन, फिगर वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद में ये सारी चीजें इसमें आती हैं। एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, बार बार क्वेश्चन की रिपीटेशन करनी है, पढ़ना है, बस आपका हो गया। बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है कि कंप्यूटर होता क्या है, विंडो क्या होती है, उसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है वो क्या होती है, स्प्रेडशीट्स क्या है, पावर पॉइंट्स में क्या होता है, नेटवर्क और इंटरनेट, वही डब्ल्यू इनका सबका फुल फॉर्म, ये सारी चीजें, डब्ल्यू वेब ब्राउजर और ईमेल मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक बार सब आपको पढ़ना है। ये चीजों को किनको, जो आपका ये नॉन टेक्निकल का सिलेबस है उसको आप पढ़ेंगे एक बार पढ़ने के बाद आप 3 रजिस्टर बनाएंगे जिसमें मैथ रीजनिंग जीएस, उसके बाद में आपको सारी चीजें हो जाएंगी। अभी मैं इसको आपको पहले बता ही देता हूं, ठीक है, कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके बाद में क्लासेस की भी जिम्मेदारी हमारी है, कैसे आप इनकी क्लासेस करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, ठीक है। एक बार ही ये वन टाइम काम आपको करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। और मैंने आपको बताया ये कितने एग्जाम में काम आएगा, सारे एग्जाम्स भी आपको बता दिए कि कितने एग्जाम्स में ये चीज आपके काम आएगी। आपको रजिस्टर बनाने हैं 3, ठीक है, 3 रजिस्टर बनाने हैं, जिसमें आप एक पे मैथ, एक पे रीजनिंग और एक पे जीएस, ठीक है, जीएस, ठीक, 3 रजिस्टर आपको बनाने हैं, मैथ रीजनिंग जीएस। और आप मेरे भाई एक बात ध्यान रखना, जब भी आप नोट्स बनाएं, जब भी आप नोट्स को बनाएं लिखें, तो बहुत ही अच्छी राइटिंग में सुंदर तरीके से लिखें, क्योंकि जब आप उनको पढ़ेंगे बाद में रिवाइज करेंगे, तो जब अच्छा लिखा होता है, पेज अच्छा है, तो आपको मजा भी आती है पढ़ने में। आप एकदम गुड़ गोबर कर दिया कॉपी पे, समझ में ही नहीं लगा, आज तुमने कॉपी में लिख लिया ऐसे चीलम बाटा, ये आपकी कॉपी थी, आपने चीलम बाटा लिख लिया, हाँ ये 2, ये अच्छा, ये 4 + 6 8 कर दिया। उसके बाद जब 2 दिन बाद आप पढ़ने आ रहे हैं, इसमें क्या समझ में आएगा आपको, आप खुदा पढ़े खुदा लिखे वाला हाल हो जाता है, आपको खुद नहीं समझ में आता है कि हमने लिखा क्या था। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है, जब भी आप नोट्स बनाएं तो हैंड राइटिंग आपको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक, हैंड राइटिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये किसी आपके लैब टेक्नीशियन के लिए एग्जाम के लिए बेसिक लाइफ की बात बता रहा हूं कि ये हर बच्चे को करना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग जो है बेस्ट होनी चाहिए, जितना आप अच्छा लिख सकते हैं आप उतना अच्छा लिखें। उसके बाद में आप कलरफुल पेन का प्रयोग करें, मिनिमम तो 3 पेन का यूज ही करें आप, रेड पेन का, ब्लैक एंड ब्लू, ये 3 पेन का प्रयोग ही करें, ठीक। इस तरीके से आप रेड ब्लैक ब्लू पेन का प्रयोग करें, जहां पर हेडिंग पढ़नी है उसको काले से लिखें, ब्लू पेन का प्रयोग करें, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप रेड पेन से उस चीज को हाईलाइट करें। देखो अभी आपको ये लगेगा क्या ये सर बच्चों वाली बातें बता रहे हैं, मेरे भाई बच्चों वाली बातें नहीं है, यही चीजें जरूरी हैं। जैसे अगर आपने इस चीज को साल भर पहले कर लिया होता, मैथ रीजनिंग जीएस का सिलेबस आपने साल भर पहले पढ़ लिया होता, आपने 3 रजिस्टर बना लिए होते जिसमें हैंड राइटिंग आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखी होती, रेड ब्लैक एंड ब्लू पेन का प्रयोग किया होता, अच्छा, ताकि कोई इंपॉर्टेंट है उसको आपने हाईलाइट कर दिया, ब्लैक और ब्लू पेन से जैसे आप लिखते हैं वो आपने हेडिंग डाल के चीजों को कर लिया होता। तो जब आप साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, मान लो वैकेंसी नहीं आई साल भर, तो ये कॉपी और ये चीजें आपकी खराब नहीं होंगी। आपने एकदम रद्दी पे लिखा और फेंक दिया, कुछ मिल ही नहीं रहा आपको, बार बार आप वही चीज पढ़ रहे हैं, बार बार क्या है दूसरी चीज नए टीचर से पढ़ रहे हैं, दूसरा कंटेंट लेके आ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कह रहे हैं हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाया, एग्जाम आ गया, ये आ गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, एक आप रजिस्टर 3 लीजिए मैथ रीजनिंग जीएस के, जिसपे आपकी हैंड राइटिंग बेस्ट तरीके से लिखनी है और 3 पेन का प्रयोग करना ही है, ठीक। उसके बाद में क्या है, आपको डेली, जैसे ये हो गया सिलेबस, ठीक, सिलेबस आपको कंप्लीट करना है मैथ का, ठीक है, उसी पे सेम चीज यही आपको करनी है, इसका भी सिलेबस कंप्लीट करना, इसका भी सिलेबस कंप्लीट करना है इसी रजिस्टर पे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, ये जब आपका चैप्टर जैसे एक हो जाता है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, 1 चैप्टर मैथ का आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में रिवीजन करना है इसी चैप्टर का, ठीक है। और इसी चैप्टर के रिवीजन के बाद में मेरे भाई क्या करना है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है। जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आपको हमारी टीम के द्वारा क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो क्वेश्चन आपको जो है प्रैक्टिस के लिए करने हैं, और आपको फ्री ऑफ कास्ट, ये जो कुछ आप यहां पर देख रहे हैं कि ये सिलेबस इस तरीके से करवाया जाएगा, ये सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट मनीष भाई पटेल यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। कोई भी बैच नहीं, कोई भी फीस नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर चीजें मिलेंगी बेहतरीन तरीके से। आपने देखा होगा अभी 12 क्लासेस मैंने कराई थी, और आरआरबी जो लैब टेक्नीशियन का पेपर होगा, बच्चों के कमेंट हैं हमारे नहीं है, जिसमें से 70% आपका जो है लैब टेक्नीशियन। मैथ्स की सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस कराएंगे जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन फंस गए, क्योंकि मैं ये आपसे बात कहता हूं कि सारा कुछ आपका फिक्स पैटर्न का पूछा जाता है, कोई ये जो है आपकी
टॉप वो क्या नाम ए ग्रुप की जो है वैकेंसी नहीं है, ये गा वर्ग की वैकेंसी है। इसमें इतना कुछ हैवी चीजें नहीं आती हैं, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना होता है। तो सेम चीज आपको यहां पर भी करनी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब एक चैप्टर कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू करना है। आपका सिलेबस कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हुआ, रिवीजन किया आपने, पीवाईक्यू करे, ये सारा कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। जब मान लीजिए ये आपकी चीज कंप्लीट हो गई, तो हमने यहां पर देखो एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि आपको इन्हीं को, यही मैथ्स, यही रीजनिंग, यही जीएस जो आप रजिस्टर बना रहे हैं, इसी को आप भैया मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, 10 टाइम्स, ठीक है, रिवीजन करेंगे। मान लीजिए क्या होता है, बच्चा पता क्या करता है, आप लोग यही करते हैं, आज इन सर से पढ़ लिया मैथ्स का एक चैप्टर, कल दूसरे सर से पढ़ लेंगे दूसरा चैप्टर। नहीं मेरे भाई, अगर समझ में आ रहा है, अगर आपने 2 क्लासेस कर ली, आपको समझ में आ रही है, आपको चीजें मजा आ रही है, तो आप अब वो है जैसे कि इलाज करा रहे हैं आप, आज डॉक्टर बदला, कल फायदा नहीं हुआ फिर बदला। अरे ऐसा करोगे तो कभी फायदा नहीं होगा। 2 3 4 5 क्लासेस करिए, जब आपको चीजें समझ में आने लगी तो वहीं पर आप टिक जाइए। उसी तरीके से आपको यहां पर क्लासेस मिलेंगी, जब आपको समझ में आने लगे कि हाँ भाई बेहतरीन है, मजेदार है, बहुत बेहतरीन है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप यहीं पर रुक जाइए, क्लासेस कीजिए, रिवीजन कीजिए। और 10 किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, 10 टीचर बदलने की जरूरत नहीं है, एक टीचर को ही 10 बार आप रिवाइज करें, उसी का कंटेंट आप 10 बार पढ़ें, आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से आपको क्लासेस करनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अभी बिहार का जो भी मैटर चल रहा है कि लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं पता नहीं है, ठीक है, जो भी आएंगे अपडेट हम आपको दे देंगे। जैसे ही आपका यूपी ये एनएचएम के थ्रू यूपी ट्रिपल एससी भी आने वाला है, उसके थ्रू भी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 1200 वैकेंसी इसमें भी आ सकती है। तो मेरे भाई देर मत कीजिए, तैयारी को शुरू कीजिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर आपको जो क्लासेस कराई जा रही हैं आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं। हम यहाँ पर आपका सिलेबस भी करवाएंगे, जो आपका टेक्निकल पोर्सन है, और जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है मैथ, रीजनिंग, जीएस, वो भी आपको बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए एक टेलीग्राम चैनल हमारा है मनीष भाई पटेल नाम से ही, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों ज्वाइन कर लीजिएगा उसकी भी मैं आपको बात बता देता हूं। यहां पर आप देखेंगे कि जो है कंप्लीट हिस्टोपैथोलॉजी क्लास नोट्स ये पिन कर रखी है, ठीक, यहां पर देखेंगे ये नोट्स पीडीएफ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर अपलोड कर दी जाती है जैसे ही क्लास हो जाती है उसके बाद में, या फिर नोट्स जो होते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, आप कहीं गए हैं, बैठे हैं, आपका खाली टाइम है, तो आप इनको खोलकर पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे ही कोई न्यूज आती है, जिसका अब हर न्यूज के लिए वीडियो बना पाना या उसको वीडियो बना दिया जाए कोई मतलब नहीं है, तो छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। नोट्स यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि नोट्स वोट्स सारी चीजें इसको अपडेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो आप इस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी वैकेंसी आएगी सभी के लिए सेम सिलेबस, सेम चीजें, आपका टेक्निकल पोर्शन हो चाहे वो नॉन टेक्निकल। मेरे भाई ये तो बताओ 2+2 4 क्या बदल जाएगा? आरआरबी में 2+2 3 होता है क्या? नहीं ना। तो सब कुछ सेम ही रहता है, सारा कुछ आपका सेम रहेगा, कहीं 75 क्वेश्चन का टेक्निकल है, कहीं 70 क्वेश्चन का टेक्निकल है, बस इतना सा खेल है। इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अभी तक आप लोग जो लोग मेरी क्लास कर रहे होंगे तो आपको पता है कि बेहतरीन तरीके से मजेदार आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी, और आपको ये बात की गारंटी है अगर आपको क्लासेस करेंगे, पढ़ेंगे हमारे साथ में और रिवाइज एक बार कर लेंगे तो दिमाग में आपको चीजें बैठ जाएंगी। जिस बच्चे का ये डाउट है, जिस बच्चे का ये कहना है कि हमें चीजें याद नहीं होती है, हमारे साथ आप जुड़ते हैं, अगर आप चीजों को तैयार करते हैं, तो भैया ये वाला डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप उस चीज को बार बार रट रहे हैं और भूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में क्लासेस करते रहेंगे। अब जो है कल आपकी एक क्लास होगी आरआरबी की, जिसमें हम जो है ये जो 2025 का पेपर हुआ है, इसमें जो भी क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं आप लोगों के द्वारा, उनका हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और ये भी आपको दिखाएंगे कि 10 या 12 क्लास जो हमने ये आपका टेक्निकल पोर्शन वाली ली है, उसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, एज इट इज क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको जो है एक एक चीज वहां पर दिखाने वाले हैं, तभी थोड़ा समय लग गया, क्वेश्चंस भी देखने थे कि कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, तो सारी चीजों पर एनालिसिस चल रही थी। जैसे ही कल आपको ये क्लास मिल जाएगी आरआरबी का जो अभी 2025 का जो है उसका एनालिसिस, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।